जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथमेटिक्स का पास्ट पेपर जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले हमने इसका सेक्शन बी सॉल्व किया, जिसमें से आपने पेपर में अटेम्प्ट करने होते हैं 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ 14। और उसमें से हमने सारे के सारे 14 के 14 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए, जो कि फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 7 इन 7 चैप्टर्स में से आए हुए थे। और आज इंशाल्लाह हम इसके एमसीक्यूज और सेक्शन सी का कुछ हिस्सा उसे इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज के लिए आपको पता है कि टोटल आपके पास 20 मिनट्स होते हैं, और टोटल आपके पास एमसीक्यूज 15 होंगे। तो 15 एमसीक्यूज और 20 मिनट्स हैं, ये आपने करने होंगे। और एमसीक्यूज आपको पता है कि मैथमेटिक्स के बेहतर यही है कि आप उसको ज़ाहिर बात सॉल्व करके बहुत सारे करने वाले होते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जो विदाउट सॉल्विंग जब मार करते हैं तो उसमें फिर ज़्यादा चांस यही होता है कि उनका वो एमसीक्यू गलत हो जाता है। इस तरीके से आपने जो जो एमसीक्यू सॉल्व करके करने वाले हैं उनको कोशिश करें कि रफ वर्क में लाजमी पहले सॉल्व करें, और उसके बाद फिर आप उसको अटेम्प्ट करें। तो आप देखें यहाँ पर आपके पास ये जो फर्स्ट एमसीक्यू है, टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 आर। ऐसे दो नंबर चूज करने हैं कि ऐड करके आपके पास -15x आ जाए और मल्टीप्लाई करके +56 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर्स आपको पता है कौन से दो नंबर्स हैं, -7 और -8। इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो -15 आता है, और मल्टीप्लाई करें तो 56 आ जाएगा। तो फर्स्ट टू में से x कॉमन तो x -7, और नेक्स्ट टू में से -8 कॉमन तो x -7। तो दो आपके पास जो इसके फैक्टर्स आ रहे हैं वो x -7 और x -8। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इसमें। इसी तरह से सेकंड एमसीक्यू, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो हमें पता है कि जो यूनिटी है उसके जो क्यूब रूट्स हैं वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं। तो उसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि इनका प्रोडक्ट क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। इसी तरह थर्ड एमसीक्यू आपके सामने आ रहा है, 1 इफ अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, देन सम ऑफ रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा इज। देखें अल्फा बीटा अगर उसके रूट्स है ना, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, -b/a। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, एक्स का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c। तो b इसमें q आ रहा है तो -q/p। लेकिन अब अगर आपने रूट्स बताने हैं किसके, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, उसका सम बताना है। तो 2 अल्फा और 2 बीटा का सम बताना है, तो इसमें से आप 2 कॉमन ले लें। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर आप फाइंड कर चुके हैं, तो वो आप पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -q/p। तो -2q/p आपके पास इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आ गया। इसी तरह से फोर्थ एमसीक्यू, द वैल्यू ऑफ एक्स इन प्रोपोर्शन। इसको ज़ाहिर बात है आप सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो 4:x प्रोपोर्शन 5:15। तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो जो कॉर्नर वाली टर्म्स है उनका प्रोडक्ट जो दरमियान वाली टर्म्स है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो 5x इज इक्वल टू 15 × 4 कितना आ जाएगा, 60। तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 12।
सो दिस मीन x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 12 आ गया। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद जो फिफ्थ एमसीक्यू है, पार्शियल फ्रैक्शन इसकी लिखनी है, और इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये जो फ्रैक्शन है दिस इज इम्प्रॉपर। ऊपर भी पावर मैक्सिमम 2 है, और नीचे भी अगर आप मल्टीप्लाई करें तो x की मैक्सिमम पावर क्या आएगी 2 आएगी। तो आपको पता है कि जब भी आपके पास नीचे और ऊपर पावर बराबर हो या ऊपर पावर ग्रेटर हो तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, उसको सॉल्व करने से पहले आप प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी अब आपके पास इसको कन्वर्ट करेंगे, तो नीचे वाली दोनों टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो एक्स स्क्र -1 आ जाएगा, तो इसकी आप डिवीजन करेंगे। तो अब डिवीजन में आप एक्स स्क्र -1 बाहर रखेंगे, एक्स स्क्र +1, इसको किससे आप मल्टीप्लाई कर लें 1 से, तो एक्स स्क्र -1, और नीचे आपके पास आ जाएगा प्लस एक्स स्क्र क्या हो गया कैंसिल, और 1 + 1 क्या आ गया 2। तो इसको लिखा जाता है कोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवाइजर। तो एक्स स्क्र -1 को x-1 इंटू x+1, कोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवाइजर। तो इसको जब आप आगे ब्रेक करेंगे 1 तो एज इट इज, तो 2 अपॉन x+x-1 को डिवाइड कर ब्रेक करेंगे a अपॉन x-1 लीनियर फैक्टर के लिए, और b अपॉन x+1 लीनियर फैक्टर के लिए। तो ये आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया, 1 + a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x+1। ठीक है, इनको पता है, आपको पता है कि इनको इंटरचेंज किया जा सकता है, कि बेशक प्लस वाला पहले लिख लें और माइनस वाला बाद में लिख लें। ठीक है, वो आप जानते हैं कि जब हमने चैप्टर को सॉल्व किया था तो इनको रिप्लेस आप कर सकते हैं। अगर प्लस वाला पहले लिख लें माइनस वाला बाद में लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज आपके पास फिर उस हिसाब से लास्ट में आ जाती हैं। तो ये आपके पास इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आ गया। ए के नीचे भी लीनियर फैक्टर है और बी के नीचे भी लीनियर फैक्टर है। नेक्स्ट आपका पार्ट नंबर 6 है, उसमें देखिए लिखा हुआ है 6th पार्ट में, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब जाहिर बात है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। ठीक है, ए ऐसा सेट है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। तो इंटरसेक्शन में तो आप दोनों में कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं ना, तो ए के ऑलरेडी सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, तो बी के साथ कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होंगे, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स वही आएंगे जो आपके पास ए के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद थे ऑलरेडी। ठीक है, तो जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में वो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे जो ए में मौजूद हैं, और वो ऑलरेडी बी में भी मौजूद होंगे, तो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स ए वाले आ जाएंगे, तो इसका मतलब है ये ए के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह 7th MCQ है, द रेंज ऑफ द रिलेशन। आपको पता है कि इस तरह से ये जो लिखा होता है 1 3 2 2 3 1 एंड 4 4, तो ये जो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपके पास क्या कहलाता है डोमेन, और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं रेंज। यहाँ पर क्या आ रहा है 3 2 1 4, तो 3 2 1 4, या इसको आप अरेंज करके लिख लें तो 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये आपके पास इसकी रेंज आ गई। तो सो दिस मीन आपके पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है करेक्ट है। The most frequent occurring observation in a data set is called, वो वैल्यू जो डेटा में सबसे ज्यादा मर्तबा आती है, तो हम जानते हैं उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, डेट इज नोन एज मॉड। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं मॉड बोलते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू आपके पास मॉड कहलाती है। तो ये आपके 8 MCQs हो गए, और नेक्स्ट जो MCQs हैं वो देख लीजिए जी। 8 से ऑनवर्ड आगे जो MCQs हैं, इसमें अब देखें आपके पास यहाँ पर 9th MCQ है, सीकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा। तो सीकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा, ये आपके पास क्या आ गया सीकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा। तो सीकेंट क्या आ गया 1/cos, और कॉट कैन बी रिटन एज कॉस बाय साइन। तो कॉस और कॉस कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 1/sin थीटा आ जाएगा, और यू कैन राइट इट एज 1/sin को सीकेंट, लेकिन यहाँ पर साइन ही गिवन है तो 1/sin को आप मार्क कर देंगे।
तो राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू द डैश ऑफ अ सर्कल। ठीक है, जो आपके पास राइट बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है, वो किसके, कॉर्ड के, ठीक है, वो हमेशा सेंटर से क्या करेंगे, पास करेंगे। तो राइट बाइसेक्टर्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू द डैश ऑफ द सर्कल। ठीक है, आपके पास फॉर एग्जांपल बल्कि इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, ये आपके पास ये सर्कल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास कोई भी एक कॉर्ड आपने बना ली, कॉर्ड का आपको पता होना चाहिए, कॉर्ड आपके पास अ, ऐसे दो पॉइंट्स हैं जिनको जब आप आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट ए है, यहाँ पर एक पॉइंट बी है, ठीक है, तो ये कॉर्ड आ गई, इसका जो आप राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो राइट बाइसेक्टर जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास यहाँ से पास होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास कोई और राइट बाइसेक्टर आ जाता है, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये राइट बाइसेक्टर है, ठीक है, ये कॉर्ड है, इसका जब आप राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो इसका राइट बाइसेक्टर आपके पास ये यहाँ से ड्रॉ होगा। ठीक है, तो जितने भी आपके पास इसके राइट बाइसेक्टर्स आप ड्रॉ करेंगे कॉर्ड के, ठीक है, तो वो सारे के सारे पास होंगे कहाँ से, सर्कल के सेंटर से। ठीक है, वो सारे के सारे सर्कल के सेंटर से पास करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये बता दिया एमसीक्यू नंबर 10। 11th में है आपके पास लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल टू द सेंटर। ठीक है, आपके पास वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से किसी भी एंड पॉइंट तक को ज्वाइन करती है उसका क्या बोलते हैं, डेट इज नोन एज रेडियल सेगमेंट। ठीक है, वो आपके पास सर्कल का क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, रेडियल सेगमेंट जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से टू कॉर्ड्स, इसी तरीके से जी एमसीक्यू नंबर 12 है, अ सर्कल हैज ओनली वन। ऑप्शन ए है सिकेंड, कॉर्ड, टेंजेंट, सेंटर। तो हम देखें सिकेंड तो बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कॉर्ड भी बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट भी बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सर्कल का सेंटर एक ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। टू कॉर्ड्स इन अ सर्कल सबटेंडिंग टू कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स आर। दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है, आपके पास सर्कल की, और दोनों जो है वो सेंट्रल एंगल क्या कर रही हैं, बना रही हैं, कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल बना रही हैं। तो इसका मतलब है कि वो आपस में भी क्या होंगी, हाँ जी, आपस में आपके पास वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, दोनों आपस में बराबर होंगी। तो टू कॉर्ड्स इन अ सर्कल सबटेंडिंग टू कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स, अगर आपके पास सेंट्रल एंगल्स क्या बन रहे हैं, बराबर बन रहे हैं, इसको अगर आप देख भी लें बनाकर, तो किस तरह से कि आपके पास ये सर्कल है, ठीक है, और इसके दो कार्ड्स आप लेट्स सपोज बना लेते हैं, लेट्स सपोज एक आप ले लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक आपके पास कॉर्ड आ गई, ठीक है, और ये लेट्स सपोज आपने इसको ए बी का नाम दे दिया, और इसी तरीके से आपके पास एक कॉर्ड है, ये सी डी है, और यहाँ पर सेंटर है सर्कल का, ठीक है, दोनों जो सेंट्रल एंगल फॉर्म कर रही हैं, ठीक है, ये आपके पास इसका सेंट्रल एंगल आ गया, ठीक है, और ये आपके पास इसका सेंट्रल एंगल आ गया। तो ये आपके पास अगर दोनों सेंट्रल एंगल्स बराबर हैं, ठीक है, तो ये उसी सूरत में मुमकिन है कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे जब आपके पास ये कॉर्ड की मेजरमेंट्स आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो दो सो दिस मीन एंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉर्ड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है कि उनके सेंट्रल एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द टू डिसजॉइंट सर्कल्स। ठीक है, दो डिसजॉइंट सर्कल्स हैं तो उनके आप कितने कॉमन टेंजेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो दो डिसजॉइंट सर्कल्स का आपको पता है कि तीन कॉमन टेंजेंट्स आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तीन कॉमन टेंजेंट्स आप उसके बना सकते हैं। किस तरह से, आपके पास लेट्स सपोज ये दो सर्कल्स हैं, ठीक है, एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल आपके पास यहाँ पे है।
और इन दोनों को अगर आप आपस में क्या कर लें, ज्वाइन कर लें, ठीक है, दोनों सर्कल्स अगर आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, एक मिनट इसको थोड़ा प्रॉपर अगर हम बना लें। जी, दो सर्कल्स हैं अगर आपके पास और दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, चलिए ये बना लें, ठीक है। अब इसके देखें आप, दो डिसजॉइंट सर्कल्स हैं, ठीक है, उनमें कोई कॉमन आपके पास एरिया नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन एक आपके पास कॉमन पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर जब आप इसके ड्रॉ करेंगे टेंजेंट्स, ठीक है, तो आप ने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है, तो एक टेंजेंट तो आपके पास ये आ जाएगा इसका, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास एक ये आ जाएगा इस तरह से, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जो आप स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ भी करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर सर्कल के बाहर से टच करके पास करेंगे, और एक यहाँ पे होगा, ठीक है, जो इनके कॉमन पॉइंट पे होगा ये वाला टेंजेंट, ठीक है। तो तीन टोटल आपके पास ये इस तरह से टेंजेंट्स क्या हो सकते हैं, ड्रॉ हो सकते हैं, जो दो डिस्टेंट सर्कल्स के ऊपर होंगे। और लास्ट है आपके पास कि जो आपके पास हेक्सागोन है, ठीक है, तो हेक्सागोन का जो एक्सटर्नल एंगल होता है, ठीक है, वो आपके पास कितना होता है, तो वो होता है 60 डिग्री, ठीक है, वो आपके पास कितना होता है, 60 डिग्री होता है। और 60 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री कैन बी रिटन एज, उसको रेडियंस में कन्वर्ट करें तो पाई/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने स्टूडेंट्स एमसीक्यूज जो है वो मार्क किए, इसमें सी मार्क किया था, इसमें ए मार्क किया था, इसमें सी मार्क किया था, इसमें आपके पास आंसर क्या आया था 12, इसमें -2 Q/P, और इसमें प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या आया था, 1 आया था, और ऊपर वाले में x-7 और x-8 आपके पास आ गया था। तो ये स्टूडेंट्स इस तरीके से आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो आगे। तो ये आपका सेक्शन ए था, और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी आपका, आपको पता है कि किन चीज़ों पर बेस कर रहा होता है, सेक्शन सी बेस कर रहा होता है आपके थ्योरम्स पे, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पे, और इसके अलावा एक और चीज़ जो उसमें होती है वो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो है वो उसमें आता है। लेकिन अभी आपको पता है कि पैटर्न थोड़ा सा आपका चेंज हो चुका है, तो जो आपके पहले फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं उनमें से भी कोई लेंथी क्वेश्चन आपका सेक्शन सी में आ सकता है। तो अभी हम एक थ्योरम जो है वो डिस्कस करेंगे, और जो आपका इस 2019 के पेपर में आया है, और आपको पता है कि एक थ्योरम आपका आता है फ्रॉम चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 में से एक थ्योरम आपका लाजमी आता है, और वो 2019 के पेपर में जो आपका आया वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वाला आया, ठीक है। तो उसकी स्टेटमेंट है, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इन एन ऑब्ट्यूज इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, the square on the side opposite to obtuse angle, the square on the side the square on the side opposite to the obtuse angle is equal to the sum of the squares, is equal to the sum of the squares on the both sides
containing the obtuse angle, together with twice the rectangle contained by one of the sides and the projection on it of the other. तो ये स्टूडेंट्स आपके पास थ्योरम की स्टेटमेंट है जो आपकी बुक के मुताबिक 8.1 थ्योरम है, और ये आपके 2019 के पेपर में आया हुआ है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए। कैसा ट्रायंगल होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, डेट ट्रायंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, जैसा कि अगर हम ये बना लें और इसके वर्टिसेस को हम नाम दे दें ए बी सी, ए के ऑपोजिट जो मेजरमेंट है वो स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट जो मेजरमेंट है स्मॉल बी, सी के ऑपोजिट जो मेजरमेंट है स्मॉल सी। और इसी तरीके से अगर हम इसके आपको पता है जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन होता है वो गिवन होता है। ठीक है, और उसके बाद वाला जो पोर्शन होता है वो आपने प्रूव करना होता है। अब गिवन आपके पास सिर्फ ये है कि आपके पास एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, और प्रूव आपने क्या करना है? प्रूव आपने करना है कि जो ऑब्ट्यूज एंगल के ऑपोजिट जो साइड है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा, और उसके बाद उसमें प्लस करना है। टुगेदर का मतलब उसमें आपने प्लस करना है कि उन दो साइड्स में से एक साइड और दूसरी साइड का प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन का आपको पता है कि साया। ठीक है, तो अब अगर आपके पास यहाँ पर आपने ये ऑब्ट्यूज एंगल ले लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने ऑब्ट्यूज एंगल ले लिया, तो इसके ऑपोजिट साइड ए उसका स्क्वायर इक्वल प्रूव करना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, और फिर इन दोनों में से एक साइड ए और सी में से एक साइड कंसीडर कर लेंगे, वो हम नॉर्मली बेस वाली कंसीडर कर लेंगे, और दूसरी साइड का आप क्या करेंगे? प्रोजेक्शन लेंगे। तो पहले अगर हम गिवन स्टेटमेंट लिख लें तो देखें आपके पास इसमें जो गिवन स्टेटमेंट है वो आपने कंसीडर कर लिया कि ए बी सी एक ऐसा ट्राइंगल है जो कि ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। तो ए बी सी इज ट्राइंगल, एक ऐसा हमने ट्राइंगल ये कंसीडर कर लिया हैविंग एन ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, और ऑब्ट्यूज एंगल आपने किस पॉइंट पे लिया? हैविंग एन ऑब्ट्यूज एंगल बी ए सी एट ए पे आपके पास क्या आ गया? ये ऑब्ट्यूज एंगल आ गया, ये आपने ऑब्ट्यूज एंगल बना लिया। ठीक है, जो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। और अब अगर आप वो जो पॉइंट सी है वहां से अगर आप क्या ड्रॉ करें? परपेंडिकुलर ड्रॉ करें बेस के ऊपर। ठीक है, और इस बेस को आप क्या कर दें? फिर आगे एक्सटेंड कर दें उसको। अगर हम हाइट एच का नाम देते हैं और इसको अगर हम एक्स का नाम दे दें, ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपके पास? यहाँ पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्योंकि जो प्रूफ है उसके मुताबिक आपको एक साइड का प्रोजेक्शन चाहिए, तो वही गिवन में हम पहले प्रोजेक्शन बना लेंगे ताकि प्रूफ के अंदर उसे हम यूज़ कर सकें। तो ड्रॉ डी सी डी, हमने ड्रॉ किया सी डी जो कि क्या है? परपेंडिकुलर है बी ए के ऊपर, परपेंडिकुलर टू बी ए। बी ए को आपने क्या किया? प्रोड्यूस्ड किया, एक्सटेंड किया आगे। ठीक है, तो बी ए प्रोड्यूस्ड के ऊपर वो क्या है? परपेंडिकुलर है। सो डैट सो डैट इस तरह से आपने वो बनाया कि ए डी जो है वो आपके पास प्रोजेक्शन बन रहा है। इस पॉइंट को अगर आप नाम दे दें डी का, तो सो डैट ए डी इज प्रोजेक्शन ऑफ, ए डी आपके पास प्रोजेक्शन बन गया किसका? ये जो लाइन ए सी है इसका। ठीक है, ए सी का ये जो लाइन है इसका प्रोजेक्शन ये आपके पास ए डी आ गया। ठीक है, तो ए डी इज प्रोजेक्शन ऑफ ए सी। ठीक है, ए डी इज प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन बी ए प्रोड्यूस्ड। तो जो बी ए आपने आगे एक्सटेंड किया उसको प्रोड्यूस्ड किया आगे। ठीक है, उसके ऊपर आपके पास ए डी क्या बन गया? प्रोजेक्शन बन गया, और किसका बन गया? ए सी का बन गया।
ठीक है। अब ये जो मेजरमेंट्स हैं इनको आप नाम दे दिया आपने कि आपके पास जो मेजरमेंट ऑफ बी सी है, तो मेजरमेंट ऑफ बी सी को हमने स्मॉल ए का नाम दे दिया, मेजरमेंट ऑफ ए बी को या सी ए को आपने बी का नाम दे दिया, मेजरमेंट ऑफ ए बी को आपने स्मॉल सी का नाम दे दिया, मेजरमेंट ऑफ ए डी को आपने एक्स का नाम दे दिया, और वो जो हाइट है मेजरमेंट ऑफ सी डी उसको आपने एच का नाम दे दिया। ठीक है। अब आपने देखें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ आपने करना है, टू प्रूफ वो आपने ये करना है कि जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसके ऑपोजिट साइड का स्केयर, तो ऑब्ट्यूज एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सी बन रही है जी, इसके ऑपोजिट आपके पास ए बन रहे हैं, तो ए का स्केयर इज इक्वल टू बाकी दो साइड्स के स्केयर्स के सम, बी स्केयर प्लस सी स्केयर टुगेदर। टुगेदर का मतलब क्या है, प्लस प्लस उसमें आपने 2 टाइम्स करना है। ठीक है। दोनों में से एक साइड, ठीक है, दोनों में से एक साइड। अब वो आपकी मर्जी है, चाहे आप बी ए लें या चाहे आप ए सी लें, तो जाहिर बात है जो बेसमेंट पे है उसका प्रोजेक्शन तो नहीं बनेगा ना। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जो ए बी है उसको आप ले लेंगे, और दूसरी साइड का प्रोजेक्शन, तो ए सी का प्रोजेक्शन आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर एक्स आ गया। तो दूसरी साइड का प्रोजेक्शन, तो आपके पास एक साइड और दूसरी साइड के प्रोजेक्शन का प्रोडक्ट। तो ये आपने क्या करना है, प्रूव करना है। ये आपने प्रूव करना है। गिवन और टू प्रूव आपने लिख दिया, और कंस्ट्रक्शन इसमें आपने कुछ भी नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो आपने गिवन में ही कर दी, क्योंकि प्रूफ के लिए वो, टू प्रूव के लिए वो रिक्वायर्ड थी, तो उनको हमने गिवन के अंदर ही एक्सप्लेन कर दिया। अब लास्ट जो स्टेप है वो इसका आ जाता है प्रूफ। अब इसके प्रूफ में आपको पता है कि कुछ आप इसकी देते हैं स्टेटमेंट्स, और कुछ आप उसके बताते हैं रीजंस। ठीक है, कि ये अगर हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो ये हम क्यों लिख रहे हैं। तो अब इसमें आप अगर इसको देखें तो वी हैव 2 राइट ट्राइंगल्स। ठीक है। तो हमारे पास 2 राइट ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक अगर आप देखें यहाँ पर राइट ट्राइंगल बन रही है, एक आपके पास बन रही है बी डी सी। एक ये बड़ी राइट ट्रायंगल मैंने आपके सामने बनाई, बीडीसी बन रही है। और एक आपके पास छोटी राइट ट्रायंगल बन रही है, ए डी सी। तो बारी बारी हम इन 2 राइट ट्रायंगल्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम पहले छोटी राइट ट्रायंगल को डिस्कस कर लें, इन राइट ट्रायंगल सी डी ए, उसकी अगर हम बात करें, इन राइट ट्रायंगल सी डी ए, तो आपको पता है कि डी के ऊपर एंगल क्या बन रहा था, 90 डिग्री। मेरे एंगल सी डी ए इक्वल टू 90 डिग्री। और आपको पता है कि कोई भी ट्रायंगल जो राइट ट्रायंगल हो उसमें पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर आपके पास डी के ऑपोजिट जो साइड है ए सी, इसका स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के। तो ये आपके पास ये जो मेजरमेंट है ये बी है, ये एक्स है, और ये एच है। तो दिस मीन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसको आप लिखेंगे, ये आपने अप्लाई किया बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, और ये आपके पास जो 90 डिग्री था, ये आपके पास गिवन था कि डी पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब इसी तरह से जो दूसरी आपके पास बन रही है राइट ट्रायंगल, वो कौन सी है, बी डी सी। तो आप लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल बीडीसी। बीडीसी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे डी के ऑपोजिट अब ये सारा ये आपके पास हाइपोटेन्यूज बन रहे, मीन ए स्क्वायर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बेस बन रहा है सी प्लस एक्स का स्क्वायर। तो क्या बन गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और वो एच बन रहा है। इसको अगर आप एक्सपेंड कर दें, ठीक है, तो इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस साथ में एच स्क्वायर आ गया। तो अगर इसको अरेंज करके लिख लें, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को पहले इकट्ठा लिख लें, और 2cx को बाद में लिख लें, और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, ए स्क्वायर आ गया। और ये भी देखें आपके पास गिवन है कि क्या है, बीडीसी में आपके पास यहाँ पर जो मेजर एंगल से क्या था, बी डी सी था। ठीक है, बी डी सी वो क्या था, 90 डिग्री था। ठीक है, तो डी पे एंगल 90 डिग्री गिवन है, और ये आपने वही पाइथागोरस थ्योरम ही
उसी का रेफरेंस बनाया कि पाइथागोरस थ्योरम ही हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। और अब देखें आपके पास यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसकी जगह पे आप क्या कर लेंगे, बी स्क्वायर पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2cx। तो इसका रीज़न आप लिखेंगे, इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2cx। इसका रीज़न लिखेंगे कि सिंस आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल है किसके, बी स्क्वायर के फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने उसको यहाँ पर यूज़ कर दिया। तो यही आपने प्रूव करना था कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx के जो आपके पास क्या है, अब ऑब्ट्यूज एंगल के ऑपोजिट, ऑब्ट्यूज एंगल के ऑपोजिट साइड का स्क्वायर, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम प्लस ट्वाइस उन दो साइड्स में से एक साइड, जैसे बी थी और सी थी ना, ठीक है, तो वो एक साइड आ गई और दूसरी साइड का प्रोजेक्शन, और वो हमने बनाया था एक्स था। तो ये आपने प्रूव करना था, जो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, यही हमसे रिक्वायर्ड था, फाइनली आपने ये प्रूव करना था, ठीक है, और यही हमने यहाँ पर फाइनली प्रूव कर दिया। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास 2019 का सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर जो था, फर्स्ट क्वेश्चन था सेक्शन सी का। और अगर आप सीक्वेंस वाइज पेपर का क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए, और प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने जो है वो इसके सेक्शन बी सॉल्व किया था, उसको दो हिस्सों में हमने सॉल्व किया था, और आज हमने सेक्शन सी का भी एक पार्ट कर लिया, और इंशाल्लाह बाकी जो इसके पार्ट्स हैं, ठीक है, 3 सवाल और हैं, 4 सवाल और हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़मान में रखे। ओके स्टूडेंट्स, ये 2019 का पेपर हमने सॉल्व किया, और कुछ हिस्सा रह गया है, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। आज का सेशन हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप स्टूडेंट्स से मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़मान में रखे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।